हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट की यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी अच्छे से होंगे। मेरा नाम है प्रदीप। भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के अपने इस वीडियो के अंक में हम संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंक में भी संविधान के भाग 1 पर संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करी थी। पिछले वीडियो के अंक में हमने देखा था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के मध्य जो प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करी। इसके अलावा जो राज्यों के गठन को लेकर के जो समितियां बनाई गई उस पर भी हमने चर्चा करी थी। तो आज के अपने इस वीडियो के अंक में हम 1950 से लेकर के 1956 तक जो राज्यों के गठन की भूमिका रही थी या किस तरह से राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो क्षेत्रीय समितियां यहाँ पर बनाई गई उस पर भी इस वीडियो के अंक में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो के अंक की। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि संविधान के भाग 1 पर हमने पिछले वीडियो के अंक में भी चर्चा करी है, तो कुछ चीजें यहाँ पर रिवीजन करते हुए चलते हैं। संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इन प्रावधानों को हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान, कनाडा देश के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है। ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य इन प्रावधानों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्रों का नाम यहाँ पर वर्णित किया गया है, यानी कि जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे संबंधित प्रावधान है या इनके नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। और अनुच्छेद 1 में ही 3 तरह के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, यानी कि 3 तरह के भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है। एक राज्यों का राज्य क्षेत्र है, संघ का राज्य क्षेत्र है और सरकार के द्वारा जो अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र होंगे उनको भी इसी में शामिल किया गया है। ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया दैट इज ए भारत सेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है। तो हमारे संविधान में हमारे देश का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अनुच्छेद 1 में ही हमारे संविधान में हमारे देश का उल्लेख मिलता है और यहाँ पर कहा गया है इंडिया जो कि भारत। ठीक है। भारत के लिए भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में हमारे देश के लिए इंडिया जो कि भारत नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 2 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 2 में यहाँ पर नए राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इनकी स्थापना, इनके प्रवेश को लेकर के। यहाँ पर उन नए राज्यों की बात कही गई है जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल नहीं है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है प्रशासनिक तौर से। वह जब भारतीय संघ में शामिल होंगे वह क्षेत्र, तो उनको लेकर के प्रावधान अनुच्छेद 2 में किए गए हैं। ठीक है। और इसकी जो भी निर्माण की प्रक्रिया होगी वो पूरी तरह संसद के पास ही यहाँ पर रहेगी। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में जो भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनसे संबंधित प्रावधान है। इन इन राज्यों से पृथक करके नए राज्य के गठन को लेकर के हो या किसी संघ शासित क्षेत्र को पूर्ण तरह से राज्य के निर्माण को लेकर के हो, या कह सकते हैं कि इन राज्यों संघ शासित क्षेत्रों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन को लेकर के हो, ये सारी की सारी जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। और अनुच्छेद 3 के तहत इन क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं, इनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में बदल सकते हैं, या राज्यों को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रावधान अनुच्छेद 3 में हैं। ठीक है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद 4 में जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो शक्तियां दी गई हैं संसद को, यानी कि भारतीय क्षेत्र में शामिल ना होने वाले जो क्षेत्र हैं वर्तमान समय में, जो भारतीय क्षेत्र से बाहर हैं उनको भारतीय क्षेत्र में प्रवेश को लेकर हो, और जो भारतीय क्षेत्र के हिस्से हैं यानी कि जो भारत के संघ के क्षेत्र हैं उनमें किसी भी तरह के बदलाव को लेकर के संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा, इस तरह का वर्णन किया गया अनुच्छेद 4 में। हालांकि संविधान संशोधन की आवश्यकता तब होगी जब हम अपने किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को समर्पित करते हैं या अन्य देश को देते हैं, तो उसके तहत संसद के द्वारा कह सकते हैं कि अनुच्छेद 368 के
तहत संशोधन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जाएगा जब हम अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को देंगे। जैसा कि हमने 2015 में देखा था, 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत ने अपनी कुछ जमीनी हिस्सा बांग्लादेश को दिया था और कुछ बांग्लादेश का जमीनी हिस्सा भारत ने अपने क्षेत्र में शामिल किया था। तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी थी। और हमने देखा 2014 में कि तेलंगाना एक नया राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, और जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, या जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को अलग अलग ये केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश जब बनाया गया तो इसके लिए हमें किसी भी तरह के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो सीधी सी बात है, अगर भारतीय क्षेत्र के हिस्से होंगे यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित किसी भी तरह का बदलाव अगर हमें करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर हम अपने इन्हीं 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जमीनी क्षेत्र को अन्य देश को देंगे या किसी अन्य देश का क्षेत्र अपने भारतीय इन संघों में मिलाएंगे तो उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए राज्यों के पुनर्गठन पर हमने चर्चा करी थी। सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के एस.के. धर आयोग आया था, 1948 में ये आया था। जून 1948 में ये आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग नाम से। 10 दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी संविधान सभा को, और इसने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। और संविधान सभा में इस समिति की रिपोर्ट का विरोध किया गया। उसके बाद हम देखते हैं JVVP समिति आती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, और यह भी दिसंबर 1948 में यह समिति आई थी। और यह जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इस समिति का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी, और इसने भी कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर होना चाहिए। इसने जोर देकर के कहा कि देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए राज्यों के गठन को। ठीक है, और इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास के क्षेत्र में तेलुगु भाषियों का आंदोलन बड़े जोर से होने लगा, और इसका नेतृत्व किया था यहाँ पर पोट्टी श्रीरामुलु ने। इनकी मृत्यु हो जाती है, 56 दिन का इन्होंने आमरण अनशन किया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 15 दिसंबर 1953 में, माफ़ कीजिएगा 1952 में। और उसके बाद तत्कालीन सरकार ने मजबूरन कह सकते हैं कि अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य की घोषणा करी। वह राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अक्टूबर 1953 में इसकी घोषणा की गई। अब यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया कि अब भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाए। तो इसके लिए फजल अली आयोग आया, और फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली स्वयं, जिनका पूरा नाम सैयद फजल अली था, इन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता करी थी। और हृदयनाथ कुंजारो, उसके अलावा KM पणिक्कर, 2 अन्य इनके सहयोगी थे। इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी संसद को, और जुलाई 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा, और यह 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन किसको लेकर के था? तो राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के था, और यह जुलाई 1956 में किया गया। ठीक है, इससे पहले मूल संविधान में जो राज्यों को रखा गया था 4 श्रेणियों में रखा गया था। क ख ग घ यानी कि ABCD में रखा गया था, और इसको समाप्त करके 1956 में राज्यों को 14 नए राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उससे पहले जो राज्य यहाँ पर थे 4 श्रेणियों में विभाजित थे। क ख ग घ में क श्रेणी के अगर राज्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 राज्य थे। ख श्रेणी में भी 9 राज्य थे, और ग श्रेणी में 10 राज्य थे, जबकि घ श्रेणी में केवल एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण चीज है, क ख ग घ में कितने कितने राज्य यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, इसी पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, ठीक है, उस दौरान भारत में
552 देशी रियासतें थी। इन 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतों का विलय भारत में आसानी से कराया गया। और इस विलय के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का विस्मार्क भी इनको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का एकीकरण करा था। जो 552 देशी रियासतें थी उनका एकीकरण करा था। इसके अलावा वीपी मेनन और लॉर्ड ब्रिटेन माउंटेन को ने भी योगदान दिया था। हालांकि मजबूरी के साथ पाकिस्तान का विभाजन यहाँ पर करना पड़ा माउंट ब्रिटेन को। इससे पहले जो कैबिनेट मिशन आया था उसने भी भारत के विभाजन की बात को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि बाद में मुस्लिम लीग की जीत के आगे झुकना पड़ा, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष और भारत का जो है कि एकीकरण करने का श्रेय इनको जाता है। जूनागढ़, जो 3 रियासतें बचती हैं 552 में से, उसमें से जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की थी। जूनागढ़ देशी रियासत का विलय कराया गया जनमत संग्रह का के द्वारा। और जूनागढ़ कहाँ पर है? ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो था उसका विलय कराया गया विलय पत्र के द्वारा। और यहाँ के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे, तब जा करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा कह सकते हैं कि भारत के संघ क्षेत्र में इसको शामिल किया गया। हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद का विलय पुलिस कार्यवाही के द्वारा किया गया था, ठीक है। हैदराबाद के यहाँ पर निजाम था और हैदराबाद का जो विलय करा गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था। और इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 तरह से यहाँ पर राज्यों का गठन किया गया, जिसमें कि ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के और डी श्रेणी के राज्य यहाँ पर शामिल थे, ठीक है। ए बी सी डी को लेकर के और कुछ भी चीज़ आपको याद नहीं रखना है, केवल ए श्रेणी को लेकर के जो बात आपको याद रखनी है कि ए श्रेणी के राज्य वह राज्य थे जहाँ पर जो ब्रिटिश भारत था उसके गवर्नरों का यहाँ पर, ठीक है, गवर्नर का शासन था, ठीक है। गवर्नर का यहाँ पर क्या था? शासन था ए श्रेणी में। बी श्रेणी के राज्य वह थे जिनमें कह सकते हैं कि जो विधान मंडल थे, ठीक है, विधान मंडलों के द्वारा, ठीक है, विधान मंडलों के द्वारा शासन किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पर शाही शासन भी था, ठीक है। यानी कि ब्रिटेन की जो राज सत्ता थी उसका नियंत्रण भी रहा था और विधान मंडलों के द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था बी श्रेणी के राज्यों का। और ए श्रेणी के वह राज्य थे जहां पर सीधे तौर पर गवर्नर जनरल वाइसराय जो था उसका यहाँ पर शासन रहा था, ठीक है। सी श्रेणी को लेकर के महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्य आयुक्त थे, ठीक है, मुख्य आयुक्त, ठीक है, मुख्य आयुक्त मुख्य आयुक्तों का यहाँ पर शासन था, मुख्य आयुक्तों का, ठीक है। सी श्रेणी में मुख्य आयुक्तों का था, बी श्रेणी में विधान मंडल था और साथ ही साथ शाही शासन का यहाँ पर प्रतिनिधित्व रहा था। और ए श्रेणी में गवर्नर जनरल यानी कि वाइस राय का यहाँ पर शासन रहा था, ठीक है। डी श्रेणी में केवल एक ही राज्य था, क्षेत्र शामिल किया गया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, जिसको काला पानी के नाम से भी उस दौरान जाना जाता था, ठीक है। सी श्रेणी में हमने आपको बताया 10 आयुक्त प्रांत इसमें शामिल थे और बी में भी 9 राज्य 9 क्षेत्र थे और ए में भी 9 क्षेत्र थे। आप इनको गिन सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये स्थिति रही थी 1950 से लेकर के 1956 तक, जो ए बी सी डी वाली श्रेणी थी। अब 1956 के बाद जो है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बदलाव आई, उसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहले राज्य बना भाषा के आधार पर, ठीक है। और इसकी घोषणा करी गई थी 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। एक भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग राज्य बनते हैं 1 मई 1960 को। बम्बई क्षेत्र था पूरा का पूरा पहले, ठीक है, और इसको विभाजित किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, 1960 में 1 मई को। बम्बई कहाँ पर था? अगर बम्बई की अगर हम बात करते तो बम्बई उस दौरान ए वाला जो क वाला श्रेणी था उसमें शामिल था, ठीक है, बम्बई क वाली श्रेणी में था, ठीक है। दादर नगर हवेली की अगर हम बात करते हैं, दादर नगर हवेली 1954 में यहाँ पर पुर्तगाली शासन को समाप्त किया गया। और यहाँ पर संविधान संशोधन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि ये पुर्तगाली शासन के अधीन था। अब क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर ब्रिटिशों के अधीन नहीं था तो इसीलिए 10वां संविधान संशोधन रहा था इससे संबंधित दादर नगर हवेली से। और 1961 में इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया 1961 में, ठीक है, 10वां संविधान संशोधन के द्वारा। पुर्तगालियों का शासन था दादर नगर हवेली में, ठीक है। बात करते हैं गोवा की। गोवा में भी पुर्तगालियों का शासन रहा था और
30 मई 1987 को गोवा को जो है कि 25वां राज्य बनाया गया देश का, ठीक है। और दमन द्वीप को भी यहाँ पर 1987 में ही कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दमन द्वीप को वैसे तो 1962 में, ठीक है, 1962 में संघ क्षेत्र घोषित किया गया था, 1962 में ही। 1961 में 1961 में जो है कि गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था, ठीक है, 1961 में, ठीक है, 1961 में इस क्षेत्र को मुक्त करा लिया गया पुर्तगालियों से। और 62 में यहाँ पर 12वां संविधान संशोधन किया गया और भारत का इनको अभिन्न अंग यहाँ पर बनाया गया। और गोवा को यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया, लेकिन दमन द्वीप यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, ठीक है। पांडिचेरी की बात करें या पुद्दुचेरी की, तो यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था। 1954 में शासन समाप्ति किया गया, 14वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में ही, और इसको भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है, 14वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। एक तो यनम जो जिला है आंध्र प्रदेश में है, माहे जो है केरल में है, पांडिचेरी तमिलनाडु में है, कराईकल भी तमिलनाडु में ही है, ठीक है। 3 राज्यों में फैला हुआ एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी या पुद्दुचेरी है। यनम आंध्र प्रदेश में, माहे केरल में, पांडिचेरी पुद्दुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, ठीक है, ये इसके जिले हैं, ठीक है। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो नागालैंड 1962 में, ठीक है, 1962 में नागालैंड की जो है कि मांग यहाँ पर की जाने लगी थी। और 1963 में इसको असम से अलग किया गया, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना की गई और ये 16वां राज्य बना नागालैंड, ठीक है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब 1956 में, 1966 में, माफ कीजिएगा, 1966 में, 1 नवंबर 1966 में पंजाब और हरियाणा को जो है कि अलग यहाँ पर किया गया। पंजाब जो है कि ए श्रेणी के अंतर्गत था, ठीक है, ए श्रेणी के अंतर्गत था पंजाब। और 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया, पंजाब और हरियाणा बने, ठीक है। पंजाबी भाषा पंजाब राज्य बना और हरियाणा कह सकते हैं या हिंदी भाषा वाला राज्य हरियाणा बना। और शाह आयोग की सिफारिशें रही थी, ठीक है, हरियाणा राज्य के लिए शाह आयोग की सिफारिशें रही थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश भी जो है कि ये आपका 1966 में ही वैसे तो ये अलग हुआ था, लेकिन जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया, ठीक है, 1971 में दिया गया। 1966 में ही जो है पंजाब के अंतर्गत ही पहले हिमाचल था, तो इसको अलग किया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1971 में दिया गया है, ठीक है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करते हैं तो ये 1972 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, 3 के 3 राज्य 1972 में बने हैं। और इसमें अगर बात करते तो मणिपुर जो था वो आपका 19वां राज्य बनता है, त्रिपुरा 20वां राज्य बनता है, मेघालय की बात करते हैं तो ये 21वां राज्य बनता है, ठीक है, मेघालय 21वां, त्रिपुरा 20वां, मणिपुर 19वां राज्य बनता है 1972 में। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम में पहले चोल शासकों का चोल का नहीं, यहाँ पर जो शासक था वो सिक्किम के क्षेत्र में ये था चोंग्याल का, ठीक है, चोल नहीं है यहाँ पर, चोंग्याल शासकों का राजवंश का यहाँ पर शासन था 1947 तक। और उसके बाद इसको भारत के द्वारा इसको संरक्षित किया गया, रक्षित किया गया, और इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का दायित्व जो है कि भारत ने लिया था सिक्किम क्षेत्र का। और 1974 में, ठीक है, 1974 में सिक्किम को संयुक्त राज्य यानी कि शहर राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 35वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है तो सिक्किम राज्य से संबंधित है, 1974 में यह किया गया था। और 36वां संविधान संशोधन भी इसी से संबंधित है, 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर संविधान संशोधन की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि यह भी एक रियासत के तौर पर रही थी, या कह सकते हैं कि यहाँ पर चोंग्याल जो साम्राज्य रहा था उसके अंतर्गत था, ठीक है, ये भारतीय संघ का शामिल नहीं था, ब्रिटिश क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, तो इसीलिए यहाँ पर संविधान संशोधन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। सिक्किम जो है कि 22वां राज्य बना है, ठीक है। 21वां राज्य कौन सा बना है, मेघालय बना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिजोरम भी, अरुणाचल प्रदेश भी, गोवा भी, मुख्य रूप से 1987 में गोवा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है और मिजोरम भी यहाँ पर बना है, 23वां राज्य बना है मिजोरम। और अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर 1987 में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है। गोवा यहाँ पर बना है, माफ कीजिएगा, मिजोरम बना है, 23वां राज्य बना है।
और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपका बना है 24वां राज्य। उसके बाद गोवा बना है आपका 25वां राज्य। इससे पहले हम बता चुके हैं 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 1972 में जो है कि अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, 1972 में एक समझौता यहाँ पर किया गया था। संघ शासित क्षेत्रों के तौर पर मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये 1987 में एक समझौता किया गया था। ठीक है, जो मिजो नेशनल फ्रंट था उसके साथ हस्ताक्षर किए थे भारत सरकार ने, और बाद में मिजोरम को यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया है 1987 में। ठीक है, 86 में समझौता हुआ है भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच। ठीक है, बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की। तो 84वां संविधान संशोधन किया गया 2000 में और इसके तहत 3 राज्यों का गठन यहाँ पर किया गया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना, मध्य प्रदेश से ये अलग हुआ है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, 27वां राज्य, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना, बिहार से अलग हुआ है। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग हुआ है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, छत्तीसगढ़ जबकि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना 29वां राज्य बनता है और कृष्णा समिति 2010 में आई थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य से पृथक किया गया तेलंगाना को। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया हुआ है। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। अब यहाँ पर कुछ चीजें रही हैं, संविधान के द्वारा विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। अब विशेष राज्य का दर्जा जिनको दिया जाता है उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा तो पहले इसकी समय सीमा निर्धारित की जाती है, संसद के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? संसद के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा कब तक किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसकी समय सीमा निर्धारित की जाती है। ठीक है, जिस भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है उसको 90% जो धन है राज्य के विकास के लिए वो अनुदान के रूप में दिया जाता है, जबकि 10% धन जो है वो ऋण या उधार शर्तों के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, 10% धन ही केवल यहाँ पर उधार या शर्तों के तौर पर दिया जाता है, 90% धन जो है वो अनुदान के तौर पर दिया जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर कहा जाता है जो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि विनाशी यानी कि राज्य कभी भी समाप्त हो सकता है लेकिन संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, संघ कभी समाप्त नहीं होगा। एक राज्य को विभाजित करके दूसरे राज्य का गठन किया जा सकता है या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन संघ कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 1969 में दिया गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर को 1971 में दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, मेघालय, त्रिपुरा को 1972 में दिया गया, सिक्किम को 1975-76 में दिया गया, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा को 1987-86 में दिया गया, इसी दौरान ये राज्य भी बने हैं। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ को 2000 में दिया गया है। जब जब राज्य जो बना है उसी दौरान उसको विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, तेलंगाना को 2014 में दिया गया है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नाम परिवर्तन को लेकर के भी कुछ बातें हैं। नाम परिवर्तन की बात करते हैं तो सबसे पहले 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश सबसे पहले 1950 में किया गया। उसके बाद जो है कि 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। ठीक है, तमिलनाडु किया गया मद्रास का नाम 1969 में। 1973 में मैसूर, ठीक है, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक किया गया। ठीक है, कर्नाटक किया गया, मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक 1973 में किया गया। और 1973 में ही जो लंकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीपी के नाम से जाना जाता था उसको लक्षद्वीप किया गया। ठीक है, लक्षद्वीप नाम कब दिया गया है? लंकाद्वीप, मिनिकॉय या अमीन द्वीपी को 1973 में दिया गया। ठीक है, और 1972 में, माफ कीजिएगा 1992 में। ठीक है, 1992 में संघ शासित क्षेत्र जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दर्जा दिया गया। हालांकि जैसा कि हमने बताया था कि 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, तो उसके तहत दिल्ली क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर दर्ज दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा उसको दिया गया और ये लागू हुआ 1992 से। ठीक है, इसके बाद 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया और
इसी दौरान 2006 में ही, ठीक है, 2006 में ही पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी किया गया। पांडिचेरी का नाम पुद्दुचेरी 2006 में ही किया गया है, ठीक है। 2011 में उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया है 2011 में। ये नाम परिवर्तन को लेकर के बातें थी जो कि आपको ध्यान देनी है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय परिषदें की। क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख हमारे मूल संविधान में तो नहीं है, लेकिन इनका गठन किया गया था 1956 में, ठीक है, 1956 में किया गया। और वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह से विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, यह उसके द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाती है। संसद के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा समय सीमा निर्धारित की जाती है। उसी तरह क्षेत्रीय परिषदों का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। और राष्ट्रीय जो माफ कीजिएगा क्षेत्रीय परिषदों का गठन, ठीक है, और क्षेत्रीय परिषदों का जो गठन रहा था वो राज्य पुनर्गठन जो रहा था 1956, उसके तहत यहाँ पर किया गया है क्षेत्रीय परिषदों का। 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। इनके मुख्यालय आपको याद रखने हैं। राज्य आपको याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तरी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी का चेन्नई में है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता में है, पश्चिमी का मुंबई में है और मध्य का इलाहाबाद में। केवल मध्य आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ ये है मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। पश्चिमी का मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली इनको शामिल किया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए, अब तो ये सारी चीज़ें थी संविधान के भाग 1 को लेकर के। जो भी चीज़ें बची हुई थी आज के अपने इस वीडियो के अंक में हमने चर्चा करी। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों से साझा करना न भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के अंकों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई पर नियमित फोकस बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में जिसमें हम चर्चा करेंगे नागरिकता को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।